Hello everyone. In my first video, I will be discussing about physics. And in physics, you're in CBSE class 10th, your first chapter that is natural phenomena. And this chapter, as you can see, it is all about the light. And so, before starting this chapter, I will ask a question, that is, what is light? So, light is defined as it is a form of energy that produces a sense of vision. यानी लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। और लाइट के इसी एनर्जी के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स एनी स्मूथ सरफेस। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एनी स्मूथ सरफेस, क्योंकि एक स्मूथ सरफेस के थ्रू आप रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक स्मूथ सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो लाइट का जो, जैसे हम किसी दीवार पे बॉल मारते हैं तो वो बॉल बाउंस बैक होकर अपने पाथ को बदलती है, उसी तरह लाइट भी किसी स्मूथ सरफेस पर टकराने पर बाउंस बैक होकर बॉल की तरह ही अपना दिशा बदलती है। फिर एक रिफ्रैक्शन है, सेकेंड फेनोमेना, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को बदल लेती है, या कह सकते हैं कि अपने पाथ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इतना सब हो गया लाइट के फेनोमेना। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस, और ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इमेज ट्रेसिंग वगैरह सीखेंगे, इसीलिए टाइप्स ऑफ इमेजेस हमें डिस्कस करना चाहिए। तो दो तरह की इमेजेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है? An image which is formed by collection of many light rays converging at similar points. Also an image that can be traced on a screen is called a real image. यानी एक ऐसी इमेज जो कि बहुत सारे लाइट रेज जब किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हों, या उसके जैसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पर कन्वर्ज होते दिखाई दें, तो उनसे जो हमारे पास एक इमेज आती है रिजल्टेंट, उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है कि हम इसे एक स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं। जैसे कि आपने सिनेमा घरों में देखा होगा, जैसे वहाँ प्रोजेक्टर से किसी एक स्क्रीन पर कोई इमेज प्रोजेक्ट की जाती है तो वो एक रियल इमेज हमें दिखाई देती है। वहीं वर्चुअल इमेज क्या होती है? एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ मैनी लाइट रेज डाइवर्जिंग एंड अपीयर टू कन्वर्ज एट सिमिलर पॉइंट्स व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। जैसे किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज जो हैं वो इधर उधर डाइवर्ज करती हुई नज़र आ रही हैं, और ये हालांकि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर हम इन्हें प्रोड्यूस करें बैकवर्ड्स तो ये किसी न किसी एक पॉइंट पर ऑफ कोर्स कन्वर्ज करेंगी, और उस पॉइंट पर हमें एक इमेज फॉर्म होती है और उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब ये इमेज कैसी होती है कि हम इसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते क्योंकि ये एक वर्चुअली हमें दिखती है। जैसे कि आपने मिरर्स में देखा होगा कि किस तरह हमें एक इमेज अपनी दिखती है जिसे कि हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते किसी, और ऐसी इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। So guys, in my last topic I have discussed about light and the chapter in somewhat brief. Now I will be discussing it in detail, that is I will be discussing about reflection and refraction. तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको लाइट के एक प्रॉपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, डेफिनेशंस, जो कि है रे ऑफ लाइट और एक बीम ऑफ लाइट। अब एक रे ऑफ लाइट क्या होती है कि लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या लाइट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे एक पतली सी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक रे ऑफ लाइट। ये लाइन बहुत ही पतली होती है जिसे कि हम देख भी नहीं सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, बहुत समझ रहे होगी। और रे बीम क्या होती है कि एक बहुत सारी रेज जब मिल जाती हैं सिमिलर डायरेक्शन में जाते हुए, गौर कीजिएगा कि एक ही डायरेक्शन में बहुत सारी रेज जब मिल जाती हैं लाइट की, एक कलेक्शन बन जाता है, एक गुत्था बन जाता है, तो वो हमें दिख सकती है लाइट, वो एक बीम के फॉर्म में दिखती है, जिसे कि हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो कभी कभी हम बीम ऑफ लाइट को यूज़ करेंगे कुछ केसेस में, और रे ऑफ लाइट को हम मोस्टली यूज़ करेंगे लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए और रे डायग्राम्स में। तो ये चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी था यार, क्योंकि हम अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमें लाइट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा थ्रू रे एंड बीम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन। और जैसे कि मैंने डिस्कस भी किया था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन।
तो जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है तो हमारे पास एक इंसिडेंट रे होती है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद हमें मिलती है, और एक नॉर्मल रे होती है जो कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही होती है एट 90 डिग्री। और एक एंगल जो बनता है हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो कि हमारे पास जानते हैं कि कुछ लॉज होते हैं, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, यानी तीनों एक ही प्लेन के थ्रू पास करेंगे या कोप्लेनर होंगे, और ये ना कोई प्लेन से बाहर जाएगा ना कोई प्लेन से अंदर आएगा, सिंगल प्लेन में तीनों लाई करते हैं सॉरी। दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं बेसिकली। एक जो हमारे पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब भी लाइट की एक बीम यानी बहुत सारे रेस का एक कलेक्शन जो होता है वो किसी स्मूथ सरफेस पे टकराता है और ये रेस जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के लॉस को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट बैक होके रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी हमारे पास। तो जो रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो भी हमारे पास पैरेलल हो जाती हैं बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को हम कहते हैं एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस में ही हमें मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरा केस देखें जो कि है हमारे पास एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें हमारे पास अगेन कुछ एक बीम ऑफ लाइट होगी जिसमें बहुत सारे रेज होंगे पैरेलल इंसिडेंट रेज, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो हमारे पास एक्चुअली पैरेलल रेज नहीं आएंगी, कुछ रेज होंगी जो कि इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कुछ रेज होंगी जो कि डाइवर्ज कर रही होंगी इधर उधर एक दूसरे से दूर होकर, और इसी वजह से हमारे पास एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास नहीं आ पाते क्योंकि वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते, और ऐसे ही रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन हमारे पास तब आता है जब हमारे पास एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस ना हो, थोड़ा रफ सरफेस हो या बहुत ही रफ सरफेस हो, तो ऐसे केसेस में एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन हमारे पास नहीं हो पाता। अब ये डिस्कस करना ज़रूरी था क्योंकि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करेंगे हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम स्मूथ सरफेसेस के थ्रू ही जाएंगे, परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ द टॉपिक। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम अब स्टार्ट करेंगे फर्स्टली थ्रू कर्व्ड सरफेस। हमारे पास एक प्लेन सरफेस के तो हम देख लिए कि जब एक प्लेन सरफेस के थ्रू लाइट आएगी तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब जब हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस आए, कुछ ऐसा सपोज जो कि एक स्फीयर भी हो सकता है, स्फेरिकल या कैसा भी हो सकता है, तो जब लाइट रेज इस पर इंसिडेंट होंगी, पैरेलल लाइट रेज किसी एंगल से, तो अब अगर हमें इसमें रिफ्लेक्शन को दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि इनके जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं ये सरफेस पे, सपोज यहाँ, तो ये जहाँ पर कांटेक्ट आ रहा है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सरफेस, तो वहाँ हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों टेंजेंट लाइंस हैं। अब इन टेंजेंट्स के थ्रू एक नॉर्मल जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन जा रहा होगा वो अब इस पॉइंट के थ्रू जो हम रिफ्लेक्शन को कंसिडर करेंगे ये दोनों इंसिडेंट रेस को लेकर के,
तो ये हमारा एक नॉर्मल रे हो गया, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन, जो कि इस पॉइंट के टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इस स्मूथ कर्व्ड सरफेस के थ्रू अगर हम कंसिडर करें तो एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी हमारे पास कुछ इस तरह की, जो कि एंगल आर बनाएगी और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन आएगी और यहाँ भी हमारे पास एक एंगल, फिर से हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे आएगा, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और हमारे पास फिर से एक रिफ्लेक्टेड रे आएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ एक स्मूथ सरफेस भी है और एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे नॉर्मल्स और हमारे जो टेंजेंट्स हैं जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, टेंजेंट पॉइंट्स और लाइंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसीलिए जो हमारे पास रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड लाइट्स आएंगी वो भी किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ये सब डिस्कस कर लिए हम। अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल surfaces more correctly, तो हमें मिरर्स के बारे में ही ध्यान देना है, क्योंकि मिरर्स में एक साइड हमारा पॉलिश्ड रहता है, वहीं दूसरा साइड हमारा ओपेक या पेंटेड रहता है। एक साइड से रिफ्लेक्शन हो पाता है, वहीं दूसरी साइड से नहीं हो पाता। तो हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं मिरर्स। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, एक होता है हमारा कनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। इसे हम एक प्लेन मिरर कहते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू रिफ्लेक्शन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और ये दोनों हमारे जो आते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू आते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस में। अब प्लेन मिरर तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक सिंपली एक प्लेन सरफेस होगा जिसके थ्रू हम रिफ्लेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर्स को जानते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा जानते हैं डिटेल में। तो जब भी हम एक कॉनकेव मिरर के बारे में अगर हमें आइडिया लेना है कैसे बनता है, तो हम एक सबसे पहले एक स्फीयर लेंगे और इसके हम बाहरी पार्ट को हम ओपेक या पेंट कर देंगे, जबकि अंदर वाला पार्ट है जो हमारा दूसरा सरफेस है दूसरे साइड से, वो हमारा पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहेगा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे कहीं से भी काटें, इसका एक पार्ट लें कहीं से भी इस स्फीयर का, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक सरफेस बन रहा होगा जो कि एक पंच्ड इन सरफेस होगा, जिसे कि अंदर की तरफ पंच किया गया हो। और ऐसे मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें कन्वेक्स मिरर की कंस्ट्रक्शन को जानना है, तो फिर से हम एक स्फीयर ही लेंगे और इसके अंदर के पार्ट को हम ओपेक कर देंगे या पेंट कर देंगे। तो हमारे पास जो बाहर का पार्ट है वो पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहेगा। तो अब अगर हम इसे कहीं से भी काटें, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसे कहीं से भी काट लें, हमारे पास एक बल्जिंग आउट सरफेस मिलेगा कुछ इस तरह का, जिसका एक साइड हमारे पास ओपेक रहेगा और दूसरी साइड हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अब इन्हें जानना ज़रूरी है क्योंकि हम इसी पर कुछ रे डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के। वो ये है कि जब भी इस पर कोई, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जैसे कि आप जानते हैं, जो कि इसके सेंटर से पास हो रही होती है। तो जब भी इस पे रेज
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में पड़ती हैं तो कनकेव मिरर के केस में वो इनको एक सिमिलर पॉइंट से पास करवाता है और उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, दैट इज एफ। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और वहीं दूसरे केस में अगर एक कन्वेक्स मिरर हमारे पास है तो अगर इस पे रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो उन रेज को डाइवर्ज करा देता है या दूर दूर बिखेर देता है। और जब हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं पीछे की तरफ तो ऐसा लगता है कि वो एक सिमिलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं एक इमेजिनरी फोकस, दैट इज कैपिटल एफ। और क्योंकि इन दोनों नेचर्स की वजह से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की वजह से, क्योंकि कनकेव मिरर में लाइट रेज एक पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए कनकेव मिरर को हम कहते हैं एक कन्वर्जिंग मिरर। वहीं कन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं एक डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि लाइट रेस को डाइवर्ज करती है, वहीं कनकेव मिरर बहुत सारी पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज करती है। सो गाइस, हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में, उनके कंस्ट्रक्शन और उनकी एक प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो अब हम उनका रे डायग्राम्स शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे दोनों के लिए। तो पहले कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लाइन जो होती है जो कि सीधा मिरर के बीच से जा रही होती है, क्योंकि एक स्फेरिकल मिरर है, तो इस एक्सिस को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पर सारे पैरेलल रेस फोकस होती हैं उसे हम फोकस के नाम से जानते हैं। और ये जैसे कि मैंने इसके कंस्ट्रक्शन बताया था कि ये एक स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का एक सेंटर ऑफ कोर्स होगा और उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दिस केस। और ऑफ कोर्स एक फोकस होगा जिसको हम एफ से जानते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इंटरसेक्ट करती है हम उसे पोल कहते हैं, पी। और पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, दैट इज़ एफ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है हम उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, दैट इज़ कैपिटल आर। और आर और एफ में एक रिलेशन होता है, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा, इसलिए इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। तो ये सब बातें डिस्कस हो गई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और वहीं दूसरे केस में अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर ना हो के अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर ना हो के अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउट होता है जिसका ये साइड पॉलिश्ड ओपेक होता है और एक प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कोर्स इसकी भी होगी। तो जिस पॉइंट पर पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए वो रेज जिस पॉइंट पर अपीयर करें कन्वर्ज होने की, वो एक इमेजिनरी फोकस बनाते हैं या एक वर्चुअल फोकस, और उसी को हम फोकस कहते हैं इस केस में भी, कैपिटल एफ। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है इसलिए इसका एक बेसिकली एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका एक सेंटर होगा और उसे हम डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी। और ऑफ कोर्स इसका एक फोकस भी होगा जहाँ इसके पैरेलल लाइट रेज जब डाइवर्ज करें तब वहाँ मीट करें, और उसे हम फोकस के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से। और सेम इसमें भी फोकल लेंथ होगी एक
एफ, यहाँ एक पोल भी होगा हमारे पास और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, दैट इज़ कैपिटल आर। तो ये कुछ टर्म्स हो गई कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में। अब हम डिस्कस करते हैं इनके कुछ रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो कॉनकेव मिरर के केस में और वहीं कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में दोनों में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कि मैंने बताया एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वैसे ही यहाँ भी हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस होगा और एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो रूल नंबर, अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी और ये इसकी फोकस है एफ, वैसे ही सेम इसमें भी यहाँ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी और एक फोकस होगी कैपिटल एफ। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर ये इसका पोल है पी, इस केस में भी, तो जो भी रे, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर में आए या कॉनकेव मिरर में आए, जो भी रे पोल से पास करेगी एट एनी एंगल, पोल पे सीधा इंसिडेंट होगी, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उतने ही एंगल जिससे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, उतने ही एंगल से इसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ एक टेंजेंट होगी, जैसे कि अब मैंने बताया था, जो कि जिसका जो परपेंडिकुलर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और इसीलिए जो रे इंसिडेंट होगी उस वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली जाएगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि पोल पर पड़ रही है किसी भी एंगल से, तो वो उतने ही एंगल बना के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये था पहला लॉ। अब दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद सरफेस से, कॉनकेव मिरर के सरफेस से फोकस से पास होंगी। कि कैसी भी लाइट रेज अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। वहीं दूसरे केस में अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि अगर हम उन्हें प्रोड्यूस करें बैकवर्ड्स तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे अपीयर करेंगी मीट होने की। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा रूल था। और तीसरा रूल जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है पास होके और मिरर पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर कोई लाइट रे फोकस पे पड़ रही है या इट अपीयर्स टू फॉल ऑन द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीसरा लॉ था जो कि सेकंड लॉ का जस्ट अपोजिट था। अब एक और लॉ है जो कि कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के थ्रू आए
तो जैसे कि अब मैंने बताया था कि एक टेंजेंट लाइन होती है, अगर हम रिफ्लेक्शन को सरफेस के थ्रू कंसिडर करना है, कर्व्ड सरफेस के थ्रू, तो हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो रेडियस ही होगा, जैसे कि आपने सर्कल में ही पढ़ा होगा कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ सर्कल। तो रेडियस जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा स्फीयर का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल के अक्रॉस ही आ रही है, जो कि इस पॉइंट पर नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है फॉर रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये अपने ही पाथ को रिट्रेस कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो कॉनकेव मिरर के केस में वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई लाइट रे अपीयर करती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रही है, it appears to fall on the center of curvature, then after reflection it retraces its path, यानी वो अपने पाथ से वापस चली जाती है। तो ये लॉ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ लॉस थे फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या होती है? जब भी हमें इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना होता है तो हम कुछ साइंस को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उन रूल्स को हम साइन कन्वेंशन के नाम से ही जानते हैं। तो रूल ये है कि अगर आपके पास कोई भी मिरर है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो उसके पोल को, जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़े होंगे कि उसके पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, और एक कार्टेशियन को जो कोऑर्डिनेट होते हैं प्लेन, वो हम यहाँ पर बना देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट की तरफ प्लेस करते हैं, कहीं भी लेफ़्ट की तरफ ही, और इस वजह से हम जो इमेज डिस्टेंस हमें मिलती है वो हमेशा नेगेटिव मिलेगी। लेकिन एक्चुअली ये रूल है नहीं। रूल ये कहता है कि हम डिस्टेंस पोल के थ्रू मेजर करेंगे, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट होगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के अक्रॉस ली जाएगी वो हमारी पॉजिटिव होगी। दिस इज़ द लॉ। लेकिन हम साइन कन्वेंशन कार्टेशियन फॉर्म के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हिसाब से जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करना होगा, तो हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे, और इमेज हमारी उस हिसाब से, जिस हिसाब से फॉर्म होगी, हम उस हिसाब से इसके साइन को चेंज करते जाएंगे। सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वही होगा। तो ये सब हो गए साइन कन्वेंशंस, और हम इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ को f से। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि एक कॉनकेव मिरर के केस में हमारी जो फोकस होती है वो सामने की तरफ फॉर्म होती है, ना कि पीछे की तरफ। तो जो हमारा फोकल लेंथ आता है स्मॉल f, वो ऑफ कोर्स नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट जो है उसके अगेंस्ट में हम मेजर कर रहे हैं, इस तरफ, इस डायरेक्शन में पोल से, तो वो हमारा नेगेटिव आएगा। और हम कार्टेशियन सिस्टम से भी देख सकते हैं कि हमारा जो फोकल डिस्टेंस होगा, यानी ये डिस्टेंस, वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। तो ये हो गया फॉर कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाइट रेज इंसिडेंट हुए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे अपीयर टू फॉल ऑन द फोकस। वो फोकस पर फॉल अपीयर करेंगे कि वो फॉल हो रही हैं। तो हमारा जो फोकस होगा वो, आप जिससे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं, तो वो इंसिडेंट लाइट के अलोंग होगा। और आप कार्टेशियन सिस्टम से भी देख सकते हैं कि जो हमारा फोकस मेजर करेंगे, दैट इज़ f, इट इज़ अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो our image, so our focal length will be always positive in case of
कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब हो गए हमारे पॉइंट्स। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि फॉर कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर जो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी इस मिरर के आगे में ही है, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहता है। वेयर एज इन अ कॉनकेव मिरर, इन अ कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पीछे की तरफ बनता है, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज़ नेगेटिव। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हो गए, मेजर पॉइंट्स। इनकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं रे डायग्राम्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई में, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एनी, अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और अगर ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रेज, अगर इसके लिए हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स होगा, जो कि उस स्फीयर का सेंटर होगा जिसका ये पार्ट है कुछ यहाँ, और इसकी एक फोकस होगी कुछ यहाँ पर करीब। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस कुछ 6 डिफरेंट केसेस के लिए हमें पढ़ने हैं। तो पहला, जब u इज़ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, जब इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया यानी बहुत दूर, तो पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज ऑफ लाइट आएंगी, और वो क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास करेंगी, वो है फोकस, कुछ इस तरह। और हमारे पास एक स्मॉल पॉइंट होगा जिस पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो हमारा जो इमेज इस केस में फॉर्म होगा वो होगा एक पॉइंट साइज्ड, एक रियल इमेज, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में, वो एक इन्वर्टेड इमेज होगा। हालांकि पॉइंट्स की केस में हम बात नहीं करते, लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाई करें तो वो एक इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा इमेज होगा। और डिमिनिश्ड इमेज होगा, बहुत डिमिनिश्ड, हाईली, क्योंकि वो एक पॉइंट साइज्ड इमेज है आखिर। तो ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, u इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब डिस्कस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी u इज लेस देन r। तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ प्लेस होगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं एक लाइन होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो फोकस से पास होगी, और इसका ठीक एक उल्टा होगा, यानी एक लाइन फोकस से पास हो रही होगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इमेज जो बनेगा वो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, यानी V लाइज बिटवीन R टू F, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा उसकी मैग्नीट्यूड। और हमारा इमेज जो होगा उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी वो एक रियल इमेज होगा, एक इन्वर्टेड इमेज होगा यानी उल्टा, और एक डिमिनिश्ड होगा, लेस देन द ऑब्जेक्ट बट नॉट मच। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस इमेज की। उसके बाद हम चलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा तीसरा केस है, व्हेन u इज इक्वल टू r, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। फिर से वही काम, जैसे कि एक
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है, वो फोकस से पास होगी, और जो लाइट फोकस से जा रही है, जो लाइट फोकस से पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो इमेज बनेगी वो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बिलो बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज। तो इस केस में हमारे इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो कि है कि वो एक रियल इमेज होगा, फिर से एक इन्वर्टेड इमेज होगा और इक्वल साइज्ड होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा एट सी, जस्ट उसके नीचे। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा केस, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस्ड हो। अब हमारे पास चौथा केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस्ड हो। ऐसे केस में when u lies between r to f, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस्ड हो, तो फिर से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे फोकस से पास होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस केस में हमारा जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड सी बनता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस v इज लेस देन इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो c के थोड़ा पीछे में बनता है, और फिर से उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी वो एक रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, और इस केस में वो एक एनलार्ज्ड इमेज होगा, लेकिन उतना एनलार्ज नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट के मुकाबले वो थोड़ा एनलार्ज्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा। तो ये हो गया हमारे पास हमारा चौथा केस, जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस्ड हो। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे ही प्लेस्ड हो, यानी u इज इक्वल टू f। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट फोकस पर ही प्लेस्ड होगा, फिर से एक लाइन आएगी क्योंकि ये पोल है, एक लाइन आएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और फोकस से पास होगी, और एक लाइन जो हमारी पोल से पास होगी वो उतने ही एंगल पे बेंड होके, और फिर ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। दिस इज़ द मेन फैक्ट कि ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं और ये कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करती हैं। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनती है, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी बहुत दूर। और हमारा इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैट इज इट इज़ रियल, इट इज़ इन्वर्टेड इमेज और हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि बहुत इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है इसलिए बहुत ही एनलार्ज होता है। तो ये हो गया हमारे पास पांचवा केस, दैट इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट द फोकस। और ये एक तौर पे स्पेशल केस भी है, लेकिन इसके बाद हमारे पास बहुत एक स्पेशल केस आ रहा है, एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले पांचों केसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट रियल बन रहा था, और जैसे जैसे हम पास ला रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास जो इमेज है वो हमारी दूर जा रही थी, और इमेज हर केस में रियल ही थी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को
यानी u हम अगर इट इज़ लेस देन द फोकल डिस्टेंस, यानी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो इस केस में फिर से अगर हम इसका रे डायग्राम बनाए तो एक लाइट रे आएगी पैरेलल टू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। एक लाइट रे पोल से जाएगी, लेकिन इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो डाइवर्जिंग रेज आ जाएंगी, यानी वो एक दूसरे से दूर जा रही होंगी और यहाँ कोई चांस ही नहीं बनता उनके इंटरसेक्ट करने का। तो ऐसे केस में इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वही मेन डाउट है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और ये किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, वहाँ हम अपना ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे कि आप इस रे डायग्राम में देख सकते हैं, हमने इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और ये किसी एक पॉइंट पर मीट करी और वहाँ हमने इमेज बनाया। तो इस केस में इमेज जो है वो इमेज डिस्टेंस जो है उसका वो तो वर्चुअल बन रही है। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्चुअल इमेज, इट इज़ इरेक्ट, यानी ये एक सीधा इमेज है, ना कि बाकी केसेस की तरह उल्टा बन रहा है, और इट इज़ मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि इसमें आपको एक वर्चुअल इमेज मिल रही है। और अक्सर ये बात भी आ जाती है कभी कभार ये केसेस न्यूमेरिकल्स में भी और डायग्राम बनाने के लिए भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे पास 6 केसेस हो गए फॉर कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास इनसे कम केसेस हैं, या जैसे 2 ही केसेस हैं हमारे पास। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होती है, और क्योंकि ये किसी स्फीयर का पार्ट होता है, इसलिए हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है C, और इसी की तरह हमारे पास एक फोकस आता है F, जो कि वर्चुअल होते हैं, जो कि दूसरे साइड होते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फाइनाइट पे है तो लाइट रेज आती हैं फ्रॉम इन्फिनिटी और वो फिर से डाइवर्ज होती हैं और वो अपीयर करती हैं कि वो फोकस पे मीट हो रही हैं व्हेन प्रोड्यूस्ड, कुछ यहाँ। तो ये जो हमारे पास इमेज आती है वो एट फोकस इस फोकल लेंथ v इज इक्वल टू f, और इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो एक पॉइंट साइज्ड इमेज होती है, जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर में भी देखा था कि पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। ये एक वर्चुअल इमेज बनती है और डिमिनिश्ड, जैसे कि पॉइंट साइज में दिखा दिया गया है, और इरेक्ट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है इसलिए एक इरेक्ट भी हो सकती है। तो ये हमारे पास फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए आ गया। अब हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट कुछ इमेज मिरर के पास पे प्लेस्ड हो, तो ऐसे केस में अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के पास में प्लेस्ड है, तो फिर से कुछ लाइट रे होगी जो कि इधर से डाइवर्ज कर रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक लाइट रे जो हमारी होगी वो पोल के थ्रू जा रही होगी और वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में हम फिर से देख सकते हैं कि 2 डाइवर्जिंग रेज हमारे पास आ चुकी हैं। तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइट रे फोकस पे मीट करेगी और ये लाइट रे कहीं इंटरसेक्ट होंगी इस दूसरे लाइट इमेजिनरी को। तो हमारे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट फिर से बनता, इमेज फिर से बनती है,
और ये इमेज वर्चुअल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये उतनी ज़्यादा डिमिनिश्ड नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, और ये फोकस और पोल के बीच में फॉर्म हो रही है, बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज V lies between 0 to F। और ये एक इरेक्ट इमेज है, और एक डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में। अब ये सब होने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। बेसिकली क्लास 10th में सिर्फ ये एक फार्मूला है जो कि आपके ज़रूरी है, वो है द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? चाहे हमारे पास एक कॉन्केव मिरर हो या एक कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों के लिए ही ट्रू है। द रिलेशन बिटवीन V दैट इज इमेज डिस्टेंस, U दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F दैट इज फोकल लेंथ। और चाहे इनका कोई भी साइन हो, साइन कन्वेंशन के थ्रू इनका साइन जैसा भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक रिलेशन है कि 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। और मेजरली इसी पर क्वेश्चन आते हैं आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करने पर। आपको इसमें सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि आपको V कहाँ नेगेटिव लेना है कहाँ पॉजिटिव, वैसे ही F आपको कहाँ नेगेटिव लेना है कहाँ पॉजिटिव। अगर कॉन्केव है तो F ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स है तो ऑफ कोर्स F पॉजिटिव होगा। और V का आप साइन का ध्यान रखिएगा, U तो हमेशा आप नेगेटिव ही लेते हो। तो आपको बस क्वेश्चंस को थोड़ा समझना है, V, U और F को देखना है। इस मिरर फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए फिर ये सब आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये इसी पर बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।